अभी टीसीएस का थियरी खत्म कर देते, इसकी थियरी छोटी सी है, फिर इसके बाद टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चंस करने। ओके, तो सी टीसीएस में ना सबसे पहले टीसीएस को जब भी याद करें ना तो ये बात याद रखना, गवर्नमेंट का फर्स्ट लव टीडीएस है, लेकिन कभी कभी टीडीएस का मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो टीसीएस पे रिलाई करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है कि टीडीएस का मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तो वो मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ये एग्जांपल पे ध्यान देना, यू विल फील कि इधर गवर्नमेंट को टीडीएस जैसा रखना है बट टीडीएस का मैकेनिज्म फेल हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को टीसीएस चालू करना पड़ा। एंड हाउ डज इट ऑपरेट, वो ड्राइंग के अंदर सब समझ जाएगा। तो सी, ये एग्जाम्पल समझो ना। अज्यूम करो ये राजू भाई है, ये राजू भाई क्या है, दारू की दुकान चला रहा है। इसकी दुकान का नाम क्या है, राजू वाइन्स। ओके, और इसके यहाँ से क्या पब्लिक अल्कोहल का परचेस करे, बियर, रम, वोडका, विस्की का अच्छा खासा सेल हो रहा है और अच्छे खासे पैसे छाप रहा है। मार्केट में पीने वाले बहुत है और इसकी अच्छी खासी इनकम हो रही है। लेकिन क्या है, ये जो अल्कोहल में डील करने वाले लोग होते हैं ना, लिकर शॉप चलाने वाले, दे आर अनऑर्गेनाइज पीपल। अनऑर्गेनाइज मतलब इन लोग का कोई सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का हिसाब नहीं होता है, ना तो कोई इन लोग बिल विल बनाते, और कितने ट्रांजेक्शन्स कैश में होते हैं। तो ये सब चक्कर में क्या, इन लोग की इनकम बराबर से रिपोर्ट नहीं होती है, तो इन लोग के चक्कर में टैक्स की चोरी हो जाती है। टैक्स की चोरी क्यों, क्योंकि अनऑर्गेनाइज में समझाना क्या है, तो थोड़ी देर तक मैं अनऑर्गेनाइज के ऊपर ही बात करूंगा। अनऑर्गेनाइज मतलब नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट हैविंग प्रॉपर इनवॉइस, और इनकम सारी कैश में होना चाहिए, सिस्टमेटिक चेक जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इधर टैक्स इवेजन का गवर्नमेंट को खतरा लग रहा है। और कभी भी गवर्नमेंट को डर होता है ना कि कमाने वाला टैक्स नहीं भरेगा, तो गवर्नमेंट टीडीएस चालू कर देती है। लेकिन टीडीएस तो कौन काटता है, पे करने वाला। तो ये राजू भाई को इनकम देने वाला कौन है, पब्लिक। तो पब्लिक उसकी दुकान से दारू खरीद के जा रही है ना, तो पब्लिक उसको पैसा दे रही है। और पब्लिक को बोलेंगे टीडीएस काट, तो पब्लिक कहां से काटेगी, पब्लिक बोलेगी भाई हमको पीना है, हम लोग इधर पीने को आए, इधर टीडीएस वीडीएस थोड़ी करने आएंगे। हम लोग 100 टेंशन को दूर करने के लिए इधर पीने को आए और इधर 100 अलग टेंशन दे रहे हो टीडीएस का। तो पब्लिक से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट के वो लोग टीडीएस काट के देंगे। और बात पब्लिक से एक्सपेक्ट करने की क्यों नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल as customer, and every small person who is buying alcohol from the alcohol shop, he is not expected वो टीडीएस काट के देगा। इसलिए गवर्नमेंट का क्या, टीडीएस का मैकेनिज्म फेल हो रहा है इधर। ओके, बट एट द सेम टाइम पता है गवर्नमेंट को बेचैनी क्या हो रही है कि यार ये लोग फिर टैक्स इवेजन करेंगे, उसका क्या करेंगे। इससे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। ऐसी कहावत है ना, अगर सीधी तरीके से अपना रास्ता नहीं खुल रहा है तो टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इधर गवर्नमेंट ने टेढ़ा रास्ता निकाला है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, चलो पब्लिक आप उसको पेमेंट्स करो राजू भाई को, और आपको टीडीएस का कॉम्प्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजू भाई की दुकान में जो स्टॉक आता है लिकर का, उसके सप्लायर लोग को बोला है कि तू उससे टैक्स कलेक्ट कर ले। मीन्स राजू भाई के सप्लायर भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसकी दुकान में दुनिया भर के वोडका, विस्की, वाइन सब पड़ा है, लेकिन ये आता कहां से, उसका भी एक सप्लायर होगा। तो सप्लायर जब उसको माल सप्लाई करेगा ना, तो वो उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा टैक्स का। और राजू भाई को तो दुकान में स्टॉक चाहिए, उसके बगैर तो दुकान चलेगी नहीं। तो जो भी स्टॉक के सप्लायर होंगे वो उससे 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे। मतलब ये देखो, अगर एक दारू की बोतल का प्राइस 100 रुपीज है, तो सप्लायर उससे 101 कलेक्ट करेगा। 1% फिक्स रूल है। एंड फिर 101 में से 100 रुपये तो सप्लायर खुद अपनी जेब में रखेगा, 1 रुपया वो गवर्नमेंट को दे देगा टीसीएस। तो इसको क्या बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मीन सप्लायर ने राजू भाई से टैक्स कलेक्ट कर लिया। एंड फिर राजू भाई जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उसका लिकर शॉप का बिजनेस विल बी पीजीबीपी। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम वगैरह कंप्यूट करेंगे एंड पूरा टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट में उसका जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद टैक्स कंप्यूट हो जाएगा, ही विल क्लेम द क्रेडिट ऑफ टीसीएस। मीन्स राजू भाई बोलेंगे कि देखो भाई हमारा टैक्स इतना तो आ रहा है, लेकिन हम इतना भरेंगे नहीं क्योंकि सप्लायर लोग ने हमसे पहले ही एट सोर्स कुछ कलेक्ट कर लिया, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो दिस वे टीसीएस वर्क्स। और ये टीसीएस की नौबत क्यों आई, क्योंकि इधर टीडीएस वर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि पब्लिक को हम बोलेंगे टीडीएस काटो तो प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा, दैट्स वाई टीसीएस। अब है ना, ये तो क्या अल्कोहल था ना, ऐसे और भी कई प्रोडक्ट्स है जिसमें टीसीएस आता है, लेकिन लॉजिक सेम है, दैट बिकॉज यू आर
unorganized, there is a threat of tax evasion. And because the TDS doesn't work, government wants TCS. ये सिस्टम खाली अल्कोहल में नहीं है, और भी कई प्रोडक्ट्स में, जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें भी TCS आता है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट के जो डीलर होते हैं ना, दे आर ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड. जैसे अभी देखो एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, ये राजू भाई है ना, मान लो अभी दारू नहीं बेच रहा है, वो कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट का डीलर है. फॉरेस्ट प्रोडक्ट का डीलर मतलब क्या है? फॉरेस्ट से लकड़ा मिलता है, ओके. तेंदू लीव्स करके एक चीज होती है. तेंदू लीव्स मतलब दीज आर लीव्स जिससे बीड़ी बनती है. बीड़ी मतलब देसी सिगरेट. तो तेंदू लीव्स हो गया, टिम्बर हो गया, मतलब कोई भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के डीलर होते हैं ना, दे आर ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज सी, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में डील करने वाला मतलब कोई एडुकेटेड सिस्टमैटिक बंदा नहीं होगा. जनरली दे माइट बी इलिटरेट पीपल, एंड बिकॉज ऑफ इलिटरेसी दे माइट बी अनऑर्गेनाइज्ड. तो उधर भी टैक्स इवेजन का खतरा है. तो जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में भी डील करता है ना, उसमें भी TCS का सिस्टम है. तो TCS का सिस्टम अल्कोहल में और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में भी है. लेकिन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में TCS कैसे वर्क करेगा? ये राजू भाई को फॉरेस्ट का प्रोडक्ट देता कौन होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होता है. मतलब इधर इमेजिन करो, ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है. तो वो लोग जब फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट से राजू भाई को देंगे, उससे TCS कलेक्ट करेंगे. लेकिन इधर परसेंटेज क्या मालूम है? 5%. इफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज तेंदू लीव्स. तेंदू लीव मतलब तंबाकू के पत्ते होते हैं जिससे बीड़ी बनती है. तो अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में तेंदू लीव्स है तो 5%. लेकिन तेंदू लीव्स के अलावा और कोई फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, जैसे जंगल से कोई लकड़ा आ रहा है, टिम्बर आ रहा है, वुड आ रहा है, तो वो सब में 2% है. और ये भी बाय द वे अमेंडमेंट आया, पहले 2.5% था. फॉरेस्ट प्रोडक्ट का 2.5% था, लेकिन अभी 2% हो गया है. तेंदू लीव्स का तो 5 अलग है, वो तो पहले भी था, अभी भी है. लेकिन बाकी के फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए पहले 2.5 था, अभी 2% हो गया है. ओके. फिर अभी अपने क्या पढ़ रहे मालूम है? किन किन प्रोडक्ट पे TCS आएगा, एट व्हाट रेट? तो पहले अल्कोहल पे आता है एट द रेट ऑफ 1%. फिर फॉरेस्ट के जितने भी सामान है उसमें आता है, लेकिन उसमें ब्रेकअप है. तेंदू लीव्स का 5%, बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का 2%. फिर स्क्रैप के धंधे में भी TCS होता है. जैसे सी मेरे एग्जाम्पल में ना, राजू भाई को कांस्टेंट रखो, उसका धंधा चेंज करते रहूंगा. पहले राजू भाई दारू का धंधा कर रहा था ना, अब ऐसा सोचो उसका स्क्रैप का धंधा है. स्क्रैप के धंधे में क्या, वो फैक्ट्रियों से स्क्रैप उठा के आगे बेचता है. आगे पब्लिक को बेचता होगा, लेकिन वो स्क्रैप उठाता कहाँ से? फैक्ट्री से. तो फैक्ट्री वाले जब राजू भाई को स्क्रैप बेचेंगे ना, वो लोग उससे TCS कलेक्ट करेंगे 1%. तो स्क्रैप के धंधे में भी 1% है. फिर मिनरल्स, जैसे मान लो राजू भाई है ना, कोल बेच रहा है, लोखंड बेच रहा है, कोल एंड आयरन ओर. ये दो चीज फिक्स्ड है, बाहर करना. राजू भाई या तो कोल बेच रहा होगा या फिर आयरन ओर बेच रहा होगा. लेकिन उसको माल मिलता कहां से? बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज उसको दे रही है. तो इमेजिन करो, इधर इस तरफ कोई एक माइनिंग कंपनी है, तो माइनिंग कंपनी राजू भाई को कोल देगी, आयरन ओर देगी, तो उसमें भी TCS कलेक्ट होगा. कितना? 1%. क्योंकि कोल और आयरन ओर के धंधे में भी जो लोग होते, कोई पढ़े लिखे सिस्टमैटिक सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं होते. सोचना, कोल, लोखंड, ये सब में डील करने वाले कैसे होंगे? थोड़े लो प्रोफाइल के लोग होंगे, अनएडुकेटेड लोग, अनऑर्गेनाइज. तो उधर भी टैक्स इवेजन का खतरा है. और ये सब में क्या, टैक्स इवेजन कोई कल्प्रिट माइंड से नहीं भी करता होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इलिटरेसी ऑल्सो कई बार हम टैक्स भरते ही नहीं है. तो ये गवर्नमेंट तो रिस्क नहीं ले सकते ना. इसे सब में मेरा लॉजिक वही है कि बिकॉज दिस गाय मे बी इवेडिंग द टैक्स, माइट बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, गवर्नमेंट कैनॉट टेक दैट रिस्क, इसलिए इसके सप्लायर लोग को काम पे लगा दिया है. उसी मैंने कौन से प्रोडक्ट बताया मालूम तुमको? तेंदू लीव्स का 5% बताया था. फिर टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का 2% था. अरे ये सब मैंने पढ़ा दिया है. अल्कोहल की बात की थी, स्क्रैप की बात की थी. मिनरल्स में खाली कोल एंड आयरन ओर. जी, सोफिस्टिकेटेड मिनरल्स होते हैं ना, एकदम महंगे महंगे मिनरल्स, उसमें डील करने वाले कोई ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड इलिटरेट टाइप लोग नहीं होते. वो लोग क्या, बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड कंपनियां होती है, तो उधर टैक्स के कंप्लायंसेस थोड़े हो सकते हैं. लेकिन कोल और आयरन ओर के डील करने वाले लोग थोड़े अनऑर्गेनाइज होते हैं, उधर गवर्नमेंट को डर लग रहा है. तो ये जो भी मैंने TCS बताया था ना, ये 206C सबसेक्शन 1 बोलते हैं. पूरा TCS का टॉपिक
एक सेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है 206C, खाली अंदर सबसेक्शन चेंज होगा। अभी मैं सबसेक्शन 1 करा रहा हूं, बाद में 1F आएगा, 1C आएगा, 1G आएगा, लेकिन अभी सबसेक्शन 1 हुआ अपना। ओके, और इसमें टिम्बर के ऊपर क्वेश्चन आने के फुल चांस है, क्योंकि इधर अमेंडमेंट आया ना, पहले 2.5% था, अभी 2% हुआ है। ओके, लेकिन सी इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये देखो, लुक, ये देखो, मान लो ये राजू भाई ने ना दारू खरीदा है, किससे? सप्लायर से, खुद के पीने के लिए। राजू भाई ने बोला भाई मेरे को खुद को पीना है, और सप्लायर बोला इतनी सारी बोतल, हाँ मैं पीता हूं, मुझे पीने का शौक है। अब वो पर्सनल कंजप्शन के लिए दारू खरीद रहा है ना, तो उसमें टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सी टीसीएस क्यों रखा था बताओ? क्योंकि हमें डर है कि राजू भाई दारू बेच बेच के पैसा छापेगा और टैक्स नहीं भरेगा, लेकिन वो बेच ही नहीं रहा, खुद पी रहा है, वो तो इनकम वैसे ही नहीं आनी है, तो किस बात का खतरा? इसलिए लॉ ने क्या बोला, अगर राजू भाई ने दारू खरीदा है फॉर इज पर्सनल कंजम्पशन तो टीसीएस नहीं आएगा। सी वो तो रखना ही पड़े, अगर उसमें भी टीसीएस आता तो पब्लिक को भी दारू बेचते तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता। पब्लिक तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रही है ना यार, पब्लिक क्यों खरीदती है वोडका, विस्की, वाइन? पर्सनल कंजम्पशन। तो अगर पर्सनल कंजम्पशन का लॉ ने एक्सेप्शन नहीं रखा होता तो जिस तरह सप्लायर राजू भाई से टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, वो तो राजू भाई को भी पब्लिक से कलेक्ट करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, पब्लिक से कलेक्ट मत करो, बिकॉज पब्लिक इज बाइंग अल्कोहल फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन, टीसीएस वोंट अप्लाई देयर। तो एक एक्सेप्शन था पर्सनल कंजम्पशन। और एक याद रखना, अगर राजू भाई बोलता है भाई मैं जो अल्कोहल वगैरह ले रहा हूं ना, उससे मैं दवाइयां बनाऊंगा, कॉफ सिरप, अरे कितनी कॉफ सिरप होती है ना, वो अल्कोहल होता है उसके अंदर, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो राजू भाई का दावा है कि हमने अल्कोहल लिया है, लेकिन वो दारू की तरह बेचने के लिए नहीं, उससे हम लोग मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए लिया है ना, तो सप्लायर लोग उससे टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे। क्योंकि सी अगर राजू भाई वो अल्कोहल से मेडिसिन बनाएगा, तो मेडिसिन बना के बेचने वाला थोड़ा ऑर्गेनाइज कहलाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो दारू बेच रहे वो लोग थोड़े अनऑर्गेनाइज, अनसिस्टमैटिक होते हैं। लेकिन वो अल्कोहल खरीद के मेडिसिन बना बना के मेडिसिन बेच रहा है, देन ही इज कॉल्ड अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक रहता है। और सी गवर्नमेंट हर जगह टीडीएस टीसीएस तो नहीं घुसा सकती ना, जिधर थोड़ा बहुत भी सेफ्टी है उधर गवर्नमेंट टीडीएस टीसीएस का मगजमारी नहीं रखती है। और इधर सेफ्टी क्यों होगी? क्योंकि आज अगर मैं मेडिसिन बना बना के बेचूंगा तो वी प्रिज्यूम दैट यू विल बी सिस्टमैटिक, यू विल बी पेइंग टैक्स। बाकी नहीं भरने वाला तो कभी टैक्स नहीं भरेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को जिधर एकदम ज्यादा रिस्क लग रहा है उधर टीडीएस टीसीएस रखती है। उसी मैंने दो एक्सेप्शन बताए कि अगर राजू भाई ने पर्सनल कंजम्पशन के लिए माल खरीदा है तो उसमें टीसीएस नहीं आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एज वेल एज पावर जनरेशन के लिए लिया है। जैसे सी दारू का तो पावर जनरेशन में काम नहीं हो सकता है, लेकिन इधर कोल का मैंने एग्जांपल दिया था, अरे था ना मिनरल में कोल था ना, कोल, तो कोल कोल से तो क्या पावर जनरेशन भी होता है। तो अगर राजू भाई ने कोयला खरीदा है और ये कह के कि मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन वगैरह का काम करूंगा, तो उसमें भी टीसीएस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि फिर पावर जनरेशन का काम हो गया तो यू बिकम लिटिल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये देखो, ये दो एक्सेप्शन याद रखना कि अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए माल खरीदता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन के पर्पस के लिए, तो उसमें टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। सी अपनी नजर है ना मेरे ड्राइंग में, इस एरिया पे रखो, तो इधर टीसीएस अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे ध्यान मत दो। ओके, तो ये वाले में टीसीएस कब नहीं आएगा वो बता रहा था कि अगर पर्सनल कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग पर्पस पावर जनरेशन के लिए हुआ तो। ओके, फिर ये तो क्या मैंने 206C सबसेक्शन 1 कराया। ऐसे कितने सबसेक्शन देखो, 1, 1C, 1F, 1G, 4 टुकड़े में बटा है टॉपिक। एक पार्ट हो गया सबसेक्शन 1, अब आएगा 1C, फिर 1F, फिर 1G। 1C चालू कर रहा हूं मैं, 1C लीज के ऊपर है। अब देखो मेरे एग्जाम्पल में ना राजू भाई को मैं कांस्टेंट रखूंगा, उसका बिजनेस चेंज हो रहा है। अब मान लो राजू भाई का है ना पार्किंग का धंधा है, मतलब उसने इतनी बड़ी जगह लीज पे ले ली है,
अब वो लोगों को पार्किंग प्रोवाइड करता है, कोई अपना 2 व्हीलर पार्क करता है, कोई 4 व्हीलर पार्क करता है, किसी से 20 रुपए मिलते हैं, किसी से 50 रुपए मिलते हैं, मतलब पब्लिक पैसा दे रही पार्किंग का। और पार्किंग की जो जगह होती है वहां तो कितनी सारी पब्लिक अपनी व्हीकल पार्क करके आते हैं ना, और ये लोग भी थोड़े अनऑर्गेनाइज होते हैं। बताओ पार्किंग का धंधा करने वाले अनऑर्गेनाइज क्यों होते हैं? क्योंकि एक दिन के अंदर हजारों व्हीकल पार्क होती है, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 20 दिया, और कितने से तो कैश मिलता है। चलो आजकल जीपे वीपे फास्टैग से होने लगा है, अरे फास्टैग से ही पैसे कट जाते हैं ना, और कुछ नहीं तो जीपे कर देते। लेकिन फिर भी सब लोग थोड़ी वैसा करते, कितने लोग तो पार्किंग का पैसा कैश में देते हैं। ये पब्लिक की बात कर रहा हूं। और पब्लिक से इतना ज्यादा कैश का कलेक्शन हो रहा है तो इधर भी टैक्स की चोरी होती है। इसलिए जो पार्किंग का धंधा करता है ना, उनको जो पार्किंग की जगह मिली थी लीज पे, वो लेसर उससे टीसीएस कलेक्ट करेगा, लेसर। क्योंकि सी राजू भाई की इनकम का सोर्स तो पब्लिक है, जो पब्लिक गाड़ियां पार्क कर करके जाती पैसे देती है, लेकिन पब्लिक को टीडीएस का नहीं बोल सकते ना। लेकिन राजू भाई ने पार्किंग का धंधा चालू किया, उसके लिए उसको जगह चाहिए थी, तो जगह उसको जिससे लीज पे मिली थी ना, यानी कि लेसर, लेसर उससे लीज रेंट में एक्स्ट्रा 2% कलेक्ट करेगा। इतना 2%, बाय हार्ट करो, 2%। तो पार्किंग के धंधे में भी टीसीएस है। फिर मान लो राजू भाई है ना, टोल प्लाजा चला रहा है, टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा में भी अनऑर्गेनाइज होते लोग। तो इमेजिन करो मैं टोल प्लाजा चला रहा हूं, तो मेरे टोल नाका के यहां से कितनी गाड़ियां पास होती है, और हर गाड़ी को टोल के जो चार्जेस देने हैं, और कितने लोग तो कैश में देते हैं, और एक एक गाड़ी जाएगी उसका टोल का पैसा, उसका अकाउंटिंग भी नहीं हो पाता बराबर से, और कितने लोग कैश में पैसा दे रहे हैं। ऐसा फील करो बहुत बड़े हाईवे पे मेरा टोल प्लाजा चल रहा है, वहां से गाड़ियां निकल निकल के जा रही, लोग कैश में दे रहे हैं, तो कितना कैश कलेक्शन होता होगा। तो ये टोल चलाने वाले भी टैक्स इवेजन का खतरा देते हैं अपने को। इससे पता है इनको टोल चलाने का राइट कौन दिया था? जनरली गवर्नमेंट देती है। अरे हाईवेज वगैरह किसको बिलोंग करता है? गवर्नमेंट को ना। तो गवर्नमेंट ने इस राजू भाई को टोल चलाने का राइट्स दिया होगा लीज पे। तो वो लोग जब उससे लीज रेंट कलेक्ट करेंगे तो उसमें 2% टीसीएस कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अपने को पता है कि जब ये आदमी टोल चलाएगा ना, तो पब्लिक से धनाधन कैश की बारिश होगी, लेकिन उसमें टैक्स इवेजन का खतरा है। इन शॉर्ट राजू भाई पार्किंग का धंधा करे कि टोल का धंधा करे, दोनों में जमीन चाहिए। टोल के लिए भी वो रोड होता है, वो रोड पे अपने को अड्डा जमाने का राइट्स चाहिए ना, वो गवर्नमेंट देती है, तो उसमें भी टीसीएस आता है। ओके, मेरे हर एग्जाम्पल में ना ये आदमी का धंधा चेंज हो रहा है, लॉजिक सेम है। और उसको जहां से माल आता है ना, जैसे पार्किंग चलाने के लिए माल क्या चाहिए? जमीन। टोल चलाने के लिए वो रोड चाहिए, तो जहां से माल आता है वो लोग ही टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो पार्किंग हो गया, टोल प्लाजा, फिर माइन। थोड़ा ध्यान से सुनना इधर, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। ये देखो, अज्यूम करो राजू भाई है ना माइनिंग का धंधा कर रहा है, और माइनिंग के धंधे के लिए क्या चाहिए? जमीन। उसको जमीन किसी ने दी थी, ये ड्राइंग पे ध्यान देना। राजू भाई को जमीन किसी ने दी थी और बोला था ले जमीन रख, तू खोद खोद के जो निकालना निकाल, खोद और निकाल के बेच। और अब पता है क्या रिस्क है? कि राजू भाई ने जमीन लेके खोदना तो चालू कर दिया, लेकिन खोद खोद के कितना सामान एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसका कौन अकाउंटेबिलिटी दिखाएगा? सी टैक्स की चोरी करने वाला तो ये बोलेगा कि हमने बहुत डीपली खोदा था, लेकिन उसमें से खाली 1000 यूनिट्स ही एक्सट्रैक्ट कर पाए, जबकि उसने 1 लाख यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे। लेकिन वो तो बताएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही बताएगा नहीं हम मैं बहुत खोदा खोदी कर रहा हूं, लेकिन खोद खोद के सामान ही बहुत कम निकला। वो प्रोडक्शन ही कम दिखाएगा, सेल भी कम दिखाएगा, इनकम की भी चोरी हो जाएगी, टैक्स की चोरी। तो राजू भाई अगर माइनिंग का धंधा कर रहा है ना, तो उससे भी टैक्स इवेजन का खतरा है। इससे पता है लॉ ने क्या बोला है? राजू भाई तेरे को जो चोरी करना है कर, तेरे को माइनिंग करने के लिए जमीन लगेगी ना, तो जमीन देने वाला जो तेरा लेसर है ना, वो लेसर ही तुझसे लीज रेंट में 2% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेगा। हर लीज वाले पॉइंट में 2% है। ओके, लेकिन पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ मिनरल का बात ऑलरेडी किया था, लेकिन वो क्या था मालूम है? कोल और आयरन और एक गुड्स की तरह बेचते हैं ना, उसका अलग टीसीएस था।
अभी लीज की बात हो रही थी। ये देखो थोड़ी देर पहले ये नहीं था कि कोई कोल और आयरन और गुड्स की तरह बेच रहा है, उसमें टीसीएस था ना। तो सी बेस्ट है ना, मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे फुल क्लैरिटी मिल जाएगी, ध्यान से सुनना। मान लो राजू भाई है ना, माइनिंग का धंधा कर रहा है। अब उसको माइनिंग के लिए जमीन का जुगाड़ करना पड़ेगा। उससे जमीन ले ली, किससे? किसी लेसर से, लीज पे लिए, लीज पे। तो लेसर तो क्या करेगा, उससे 2% टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। ये पूछे बिगर के तू किस टाइप की माइनिंग कर रहा है, सोने की माइनिंग कर, चांदी का कर, लोखंड का कर, जो माइनिंग करना है कर। अरे जमीन से तो बहुत कुछ निकलता है। जब लेसर उसको जमीन देगा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग यू आर डूइंग, माइनिंग इटसेल्फ इज अ डेंजरस बिजनेस, बिकॉज वी डोंट नो। तू खोद के एक्सट्रैक्ट करेगा 1 लाख यूनिट, बताएगा खाली 1000 यूनिट। अब तू कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना, चोरी तो हो ही सकती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ माइनिंग, जब जमीन लीज में मिलती है ना माइनिंग वालों को, तो लेसर 2% कलेक्ट करेगा। अब राजू भाई ने जमीन क्यों ली? खोदने के लिए। अब खोद खोद के अगर कोल निकाला उसने, लोखंड निकाला, उसकी आगे वो सेल कर रहा है, तो वो फिर टीसीएस कलेक्ट करेगा 1%। और ये वाला है ना, देखो राइट साइड वाला, देखो ये चीज इधर है ना, वो गुड्स बिक रहे, गुड्स। कि राजू भाई ने जमीन तो ले ली, अभी खोदने के बाद क्या निकाल रहा है डिपेंड करता है। अगर कोई सोफिस्टिकेटेड मिनरल खोद खोद के निकाल रहा है तो उसको बेचो, टीसीएस नहीं आएगा आगे। लेकिन खोद खोद के उससे कोल निकाला, लोखंड निकाला, फिर उसकी आगे सेल करेगा तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। ओके, बट ऑब्वियसली वो जिसको भी दे रहा है, नहीं देखो राइट साइड में देखो एकदम, वो पावर जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए नहीं लेना चाहिए, वो आगे खुद के बेचने के लिए ले रहा है, वैसा होना चाहिए। ओके, तो सी इधर मैंने क्या है, दोनों टीसीएस कवर कर लिए, दोनों माइनिंग से कनेक्टेड है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से समझना चाहिए। ये पहला वाला 2% किसके लिए था? कोई भी टाइप का माइनिंग कर, माइनिंग के लिए जमीन चाहिए ना, तो जमीन देने वाला, जमीन का प्रोवाइडर तुमसे 2% लीज लेगा। चाहे तू लोखंड का माइनिंग कर, जो भी माइनिंग करना है कर, लीज में तो हमेशा 2% है ही। लेकिन बाद में उसके बाद जो जमीन आई और खोद खोद के हम क्या निकाल रहे वो देखो, खोद खोद के कोल और आयरन और निकाल के बेचा तो उसकी सेल पे भी टीसीएस आ जाएगा। लेकिन कोई जनरल चीजें निकाली, जिंक वगैरह, मतलब नॉट कोल एंड आयरन और समथिंग एल्स, तो फिर उसकी आगे सेल होगी ना, तो उसमें टीसीएस नहीं आएगा। पर और वो तो अभी अभी का बजट ना, वो अपने लिए एप्लीकेबल कम टू डेट। अभी का बजट का बात हो रहा है, बजट 20 से, वो अपने काम का नहीं है। तो ये क्या बताया मैंने, लीज का। अरे कब से यही चल रहा था, मैं बोले जा रहा हूं लगा था। लेकिन एक ही चीज कॉमन क्या है, राजू भाई टैक्स की चोरी करेगा। अब वो चोरी करेगा तो उसके लिए टीडीएस बैठ नहीं रहा है, तो टीसीएस चालू कर दिया। अब वो टैक्स की चोरी क्यों करेगा? या तो अल्कोहल का धंधा करके, क्या क्या था बताओ, अल्कोहल का धंधा, स्क्रैप का, मिनरल का धंधा, मिनरल मतलब कोल और आयरन और बेचने का, या फिर टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तेंदू लीव्स, ऐसा हो गया। फिर लीज का धंधा भी कर सकता है, मतलब पार्किंग का धंधा खोल लिया, फिर टोल प्लाजा खोल लिया, माइनिंग कर रहा है। लेकिन तू पार्किंग करके, टोल चला के माइनिंग कर, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, और जमीन देने वाला लेसर तुमसे 2% कलेक्ट कर लेगा। ओके, ये 206C 1C था, 1C। मैंने कहा टीसीएस में कितने सेक्शंस है? 206C तो एक है कॉमन, सब सेक्शन है 1 है, 1C, 1F, 1G। अब है ना 1F और 1G का लॉजिक कुछ अलग है। अभी तक में जो लॉजिक से तुमको टीसीएस सिखा रहा था ना, वो लॉजिक अभी चेंज होने वाला है। यस, इन सबसेक्शन 1 एंड 1C द लॉजिक वाज सेम अप टिल नाउ। अब है ना थोड़ा माइंड थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, मीन्स अभी भी टीसीएस कन्विंसिंग लगेगा, बट विथ सम डिफरेंट लॉजिक। इन विच सेक्शंस? 1F एंड 1G। तो सी पहले मैं 1F पढ़ रहा हूं। 1F, 1F क्या बोलता है कि गाड़ी की सेल पे भी टीसीएस आता है। जैसे आज मैं किसी को गाड़ी बेचूं 10 लाख से ज्यादा वैल्यू की, तो उसमें मुझे 1%
टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, सेलर कलेक्ट करेगा। अब इधर है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो जोन से थोड़ा बाहर आ जाओ। इधर एक अलग लॉजिक से टीसीएस गवर्नमेंट ने चालू किया है। पता है इधर लॉजिक क्या है? क्योंकि जो लोग गाड़ी खरीदने की ताकत रखते हैं वो भी 10 लाख से ज्यादा महंगी, मतलब पक्का वो अमीर है। और अमीर लोग कई बार ऐसे होते हैं ना, उनके पास बहुत ब्लैक का पैसा होता है, और ब्लैक का पैसा टैक्स भरते भी नहीं है। और होता है कितने ऐसे अमीर ज्यादा लोग भारत में है ना, अनाप शनाप ब्लैक का पैसा है, वो लोग इनकम टैक्स वालों को गिनते भी नहीं है। अब इनकम टैक्स वालों गुस्सा क्या आता है, हम लोग की इज्जत ही नहीं है, कभी इनकम दिखाता ही नहीं, टैक्स ही नहीं भरता, तो हम उसको एक अलग तरीके से पकड़ेंगे। इससे पता है गवर्नमेंट ने अमीरों को क्या बोला है, तुमको टैक्स के डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं है ना, लेकिन तुमको अपने शौक पूरे करने के तो बड़े ही शौक है, तुम्हें गाड़ियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो तुम जब अपने शौक पूरे करने जाओगे ना, उधर ट्रैप हो जाओगे। जैसे अमीर आदमी का शौक बीएमडब्ल्यू होता है, मर्सिडीज होता है, तो जब वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीदने जाएगा तो उसको गाड़ी महंगी पड़ेगी। मतलब सेलर ऑफ द कार विल कलेक्ट 1%, और 1% गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, इन अमीरों को, इनकम टैक्स वालों की तो इज्जत है ही नहीं, सीधे सीधे तो टैक्स भरते ही नहीं है, तो ठीक है अमीर लोग अपने शौक तो पूरे करेंगे ना, उनको इनकम टैक्स वालों से कोई उनकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन दे आर फॉन्ड ऑफ बाइंग कार्स, तो उनको उधर ट्रैप करना है। तो ये वाले टीसीएस में अनऑर्गेनाइज का लॉजिक नहीं था, ब्लैक का पैसा रखने वाले को पकड़ने का तरीका है। और अमीरों के शौक में खाली गाड़ियां ही नहीं है, देर आर अदर लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। इससे लॉ ने क्या, चाहे अमीर आदमी गाड़ी खरीदे कि कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदे, महंगी घड़ियां, महंगी हैंडबैग्स, महंगे सनग्लासेस, कोई भी टाइप का महंगा प्रोडक्ट खरीदा, मतलब अमीरों के शौक समझ लो ना क्या है बस, तो वो उधर फंस जाएंगे। फंसेंगे कैसे, उनको चीज ही महंगी पड़ेगी, सेलर उनसे 1% एक्स्ट्रा लेके गवर्नमेंट को दे देगा, और गवर्नमेंट को मिल रहा है तो गवर्नमेंट को सुकून मिल रहा है, देखो अमीर लोग ऐसे तो टैक्स नहीं भरते ना, लेकिन अब फंस गए, अब उनकी लग्जरी वाली शॉपिंग में उनको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो इवेंचुअली गवर्नमेंट के साथ आ गया। लेकिन वो जो चीज है ना, वो 10 लाख से ज्यादा महंगी होनी चाहिए। इट कैन बी कार और इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दिस। अरे किन किन चीजों पे टीसीएस आएगा देखो, गाड़ी। और इधर ऐसा नहीं कि फर्स्ट हैंड में बेचो, मेरे पास है ना कोई 5 साल पुरानी मर्सिडीज भी पड़ी है ना, मैंने किसी को बेची 10 लाख से ज्यादा में, तो टीसीएस लूंगा। अब चाहे मैं कार का शोरूम चला रहा हूं कि मैं नॉर्मल लोकल आदमी हूं, मैंने जिसको गाड़ी बेची मैंने तो बेची, लेकिन खरीदने वाले के पास पैसे की ताकत है तभी ना। अब इतनी पैसे की ताकत रखने वाले शायद ब्लैक का पैसा भी रखते होंगे, तो उनसे लेना है। अब चाहे कार बेचने वाला कोई शोरूम वाला हो कि हमारे जैसा हो, कि फर्स्ट हैंड हो कि सेकेंड हैंड हो, टोटली इमटेरियल है, सेल ऑफ कार पे टीसीएस आएगा बस। मतलब इधर एकदम ब्रॉड माइंड से लेना चाहिए, मतलब ये मत सोचो कि शोरूम से गाड़ी की सेल हो रही है। अरे मैं भी अपनी गाड़ी बेच दूं ना, मान लो मेरे पास फेरारी पड़ी है, बहुत पुरानी है, अभी 15 लाख में निकाल दी, 15 लाख ना, 15 लाख में मिलती नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी फेरारी है, यूज्ड, मैंने उसको बेच दी 15 लाख में, तो मैं उस सामने वाले से 1% एक्स्ट्रा लूंगा। और गाड़ी के साथ और क्या क्या देखो, वॉश, ये मैंने कीवर्ड बनाया वॉश, बच्चों को ऐसे रखना, याद रखना चाहिए, कार वॉश, वॉश में W स्टैंड्स फॉर रिस्ट वॉच, फिर A फॉर एनी आर्ट पीस, कोई एंटीक का सामान हो गया, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब क्या अमीरों की लग्जरी शॉपिंग है। फिर S पे से क्या आता है, शूज, सनग्लास, स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड कलेक्टेबल, स्पोर्ट्स वेयर एंड इक्विपमेंट। ये सब की प्राइस अगर 10 लाख के ऊपर हुई तो कोई बोले नहीं सनग्लास तो खाली 20,000 का था, तो नहीं आएगा। अगर किसी ने सनग्लास बेचा है 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का, तो बेचने वाला सामने वाले से 1% एक्स्ट्रा लेगा। और ये प्रोडक्ट वाइज है, ईच प्रोडक्ट का सेपरेट सेपरेट देखना 10 लाख। ऐसे नहीं कि तुम शॉपिंग करने गए, हैंडबैग भी ले लिया, सनग्लास भी ले लिया, शूज भी ले लिए, सब मिला के तुम्हारी कुल शॉपिंग 10 लाख के ऊपर हो गई, ऐसे एग्रीगेट नहीं करना है, पर प्रोडक्ट सिंगल आइटम वाइज देखना, सिंगल आइटम वाइज।
तो शूज, सनग्लास, क्या क्या था, स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड कलेक्टेबल, स्पोर्ट्स वेयर एंड इक्विपमेंट। फिर एच पे से क्या आता है, हैंडबैग्स, पर्स, महंगे वाले हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। फिर होम थिएटर, हॉर्सेस, फिर हेलीकॉप्टर, यॉट्स, रोइंग बोट्स एंड कनूज। कनूज मतलब पतली सी नाव होती है, पतला पतला बोट होता है कनूज। तो सी ये सब चीजें ना जनरली अमीर लोग खरीदने का शौक रखते हैं। तो करो अपने शौक पूरे। आपके शौक थोड़े महंगे पड़ेंगे आपको, और महंगा कैसे पड़ेगा, आपसे 1% सेलर एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को थमा दे देगा। तो ये 206C1F था, 1F। इसको एफ को ऐसे 1F मतलब फेरारी, एफ से फेरारी, फेरारी से याद है ना गाड़ी है फेरारी कार। ओके, फिर है ना अगला TCS 1G है, 1G। इसमें क्या हो रहा है सुनो, मैं किसी को डॉलर्स पाउंड्स बेच रहा हूं, मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूं, फील कर, मुझे देख के एक्शन से फील करो तो ही समझेगा। मान लो मेरा धंधा है डॉलर्स पाउंड्स बेच के बदले में रुपया लेना। तो इमेजिन मैंने किसी को डॉलर्स दिया है, पाउंड्स दिया है, और उससे मैं बदले में रुपीस लूंगा ना, उससे मैं 20% एक्स्ट्रा TCS कलेक्ट करूंगा। डॉलर बेचने वाला क्यों TCS कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि सोच, अब मैंने डॉलर जिसको बेचा है, मतलब वो कोई आम आदमी नहीं होगा। बताओ, एक नॉर्मल लेमैन, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी को डॉलर में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको मर मर के इंडिया के रुपये ही मिलते नहीं है। तो डॉलर पाउंड तो बहुत बड़ा सपना है उसके लिए। तो मैंने अगर किसी को डॉलर पाउंड दिया है, पक्का वो अमीर आदमी है। और अमीर आदमी कई बार क्या इतना ब्लैक का पैसा रखते, टैक्स भरते नहीं है, टैक्स की चोरी करते। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो अमीर हो तुम, ऐसे तो टैक्स नहीं भरते हो ना, लेकिन जब तुम डॉलर खरीदने जाओगे, डॉलर बेचने वाला तुमसे 20% एक्स्ट्रा ले लेगा और वो लेके गवर्नमेंट को थमा देगा। तो ये TCS भी अमीरों को ट्रैप करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट नोस इंडिया में बहुत सारे ऐसे अमीर है ना, करोड़ों का धन दौलत पड़ा है, इतनी कमाई कर रहे, टैक्स ही नहीं भर रहे। उनको पकड़े कैसे, तो पकड़ने के लिए एक तरीका तो क्या था कि जब उन लोग लग्जरी शॉपिंग करेंगे या फिर डॉलर पाउंड्स की शॉपिंग करेंगे, तो उनसे सेलर विल कलेक्ट TCS। बट सी, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या 10 लाख तक की छूट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूं, मैंने तुमको डॉलर्स दिए, डॉलर, और बदली में मैं जो रुपया लिया ना, वो 12 लाख रुपया लिया है। तो 12 लाख में से 10 लाख को माइनस करके बैलेंस पे 20% आएगा, एक्सेस अमाउंट पे आएगा। मैंने पता TDS के अंदर तुमको बोला था कि TDS और TCS में 3 ऐसी जगह है ना जहां परसेंटेज एक्सेस पे अप्लाई होता है। एक तो TDS में कैश विड्रॉल था कि 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किया तो 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे 2% था। फिर 194Q था, परचेज ऑफ गुड्स के, एक ही जन से 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदते हैं तो 50 लाख का ऊपर का अमाउंट है ना, उसमें 0.1% था। इधर भी ऐसा है कि अगर मैं किसी को डॉलर दूं, पाउंड दूं, तो बदली में जो रुपया आएगा ना, रुपया, उसमें 10 लाख को माइनस करके एक्सेस अमाउंट पे TCS है। और परसेंटेज 20% बहुत भारी है, हैवी। और लॉजिक वही है कि जिसने डॉलर खरीदा है ना, पक्का वो अमीर है। अब से इधर कोई कोई लोगों को डाउट आ सकता है, सर अमीर है मतलब ऐसा थोड़ी चोरी होगा, अमीर आदमी कितने शरीफ भी हो तो टैक्स भी भरते हैं। तो ठीक है ना, अगर कोई अमीर आदमी क्लेम करता है हम कोई चोर नहीं, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तो ठीक है ना, आप टैक्स भरते हो ना, तो आपसे जो TCS कलेक्ट हुआ है वो एंड में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर TCS के नाम पे आपसे कुछ ज्यादा ही ज्यादती होगी तो रिफंड भी तो मिलता है ना। कि जो भी TDS TCS होता है, एट द एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद उसका क्रेडिट मिलता है, तो उधर तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो गवर्नमेंट किसी की ये बात नहीं सुनेगी कि हम शरीफ है कि चोर है। गवर्नमेंट तो सबको नेगेटिवली देखती है कि कितने अमीर लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनसे पैसा लूटो। और लूटने के लिए फॉरेन करेंसी डीलर को बोला है, उसको डॉलर देगा ना, तो 10 लाख तक उससे आ रहा है तो TCS मत ले, 10 लाख के ऊपर। और ये भी अमेंडमेंट है, अरे पहले 10 लाख नहीं था, 7 लाख था, अभी 10 लाख की लिमिट आई है। और एक चीज सुनना ध्यान से, हाँ, मैंने किसी, ये देख सीन देख, मैंने किसी को डॉलर दिए और बदली में उससे जो मुझे रुपये मिले ना, वो मान लो 12 लाख मिले। तो अभी तो मैंने क्या बोला कि उसमें 10 लाख माइनस करके बैलेंस पे 20%। ये 20% एक जनरल रूल है। अगर मैंने किसी को डॉलर दिया है फॉर मेडिकल रेमिटेंस,
मतलब इमेजिन करो तुमने मुझसे डॉलर खरीदे, मैं फॉरेन करेंसी डीलर हूं, तुमने मुझसे डॉलर खरीदे, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या था? तुम्हें लंदन भेजना है, क्या लंदन में डॉलर नहीं चलते, समझ, फॉरेन में भेजना है कोई मेडिकल इलाज के लिए। या तो तेरा इलाज हो रहा है, तेरे घर वाले का, दोस्त का, यार का, किसी के भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझसे डॉलर मांगने आया है, तो फिर डॉलर बेचने वाला भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाए। वो आपको डॉलर इसके लिए चाहिए कि आपको फॉरेन में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करना है? यार टेक केयर, गेट वेल सून करके वो 20% नहीं 5% ही कलेक्ट करेगा। हाँ, अगर कोई बोलेगा हमको डॉलर चाहिए, धंधा एक्सपांड करना है, थाईलैंड में, बैंकॉक में एक्सपांड करना है, करो एक्सपांड, 20% लाओ एक्स्ट्रा। मतलब जनरली 20% है, लेकिन अगर मुझसे डॉलर ले जाने वाला कोई मेडिकल पर्पज के लिए मांग रहा है तो 5%। ओके, और एजुकेशन पर्पज के लिए मांग रहा है तो भी 5%। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि मैंने जिसको डॉलर दिया वो एजुकेशन पर्पस के लिए डॉलर मांग रहा है, मतलब बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहा है, और एजुकेशन पर्पस के लिए वो लोन उठा के बैठा है। मीन्स इमेजिन तू कर्ज में डूब गया है और तूने लोन लेके मेरे पास आया डॉलर मांगने, तो मैं डॉलर देते टाइम थोड़ा सेंटी हो जाऊंगा। यार तेरे को डॉलर क्यों चाहिए? बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहा है, उसके लिए तूने लोन भी उठाया है। एक काम कर, तू डॉलर ले जा, मुझे बदले में रुपया दे, कोई टीसीएस नहीं चाहिए। इसमें टीसीएस ही नहीं आएगा। अरे फॉरेन करेंसी डीलर सेंटिमेंटल हो गया, क्या सोचा उसने? भाई तुझे मुझसे डॉलर चाहिए क्यों? कोई पढ़ाई के लिए, मतलब कितना नेक काम है, और पढ़ाई के लिए तू कर्ज में डूबा हुआ है। अरे मतलब एजुकेशन के लिए लोन लिया सामने वाले ने, कि लोन ले लेवा के मेरे पास आया, डॉलर दे दो डॉलर दे दो। भाई ले ले तू डॉलर, ऐसे ही ले ले, ऐसे ही ले ले, मतलब बदले में रुपया देना पड़ेगा विदाउट टीसीएस। मीन्स अगर मैं डॉलर दे के इससे 12 लाख लेने वाला था ना, तो 12 लाख ही लूंगा विदाउट एक्स्ट्रा टीसीएस अमाउंट। इफ आई एम गिविंग यू डॉलर फॉर एजुकेशन पर्पज फॉर यू आर टेकन द लोन, बट लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ही नहीं तो सी, लोग तो झूठ भी बोलेंगे, हाँ मैंने अपने अंकल से लोन लिया है, मैंने भाई से लोन लिया है। झूठी लोन की कहानी बताई, क्योंकि लोगों को पता है ना कि अगर लोन लेके आया था तो मुझे डॉलर ऐसे ही मिल जाएगा, टीसीएस भी नहीं लगेगा। ऐसे ही मिल जाए मतलब डॉलर कोई फ्री में नहीं मिल रहा है, डॉलर देने वाला तुझसे बदले में रुपीस तो लेगा, लेकिन टीसीएस नहीं चार्ज करेगा। और वो जेन्यून लोन कब लगता है गवर्नमेंट को? व्हेन यू टेकन द लोन लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो सी मैंने क्या क्या पढ़ा है, देखो सब कुछ आ गया इधर। लुक, इधर मैं कब से एक्शन करके बता, उसको ड्राइंग में फील करो। ये देखो क्या दिया है, ये कौन है? ऑथोराइज डीलर, मतलब फॉरेन करेंसी डीलर्स। जनरली बैंक्स लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं ना, उनको अथॉरिटी है। तो फॉरेन करेंसी डीलर ने डॉलर वॉलर दिया, ये कौन है? कोई अमीर आदमी होगा, और उसको डॉलर क्यों चाहिए? उसको बाहर भेजने, रेमिटेंस क्यों लिखा है? ऑब्वियसली डॉलर इंडिया में थोड़ी यूज करने के लिए चाहिए, इंडिया में तो रुपया चलता है ना यार। तू डॉलर मांग रहा है, पाउंड मांग रहा है, क्यों? क्योंकि तुझे बाहर काम लगेगा उसका, और बाहर तुझे रेमिट करना है ना, इसको फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। तो सी, अपने को रेमिटेंस का पर्पस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इफ द रेमिटेंस इज फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस, तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी डीलर आपको डॉलर तो दे देगा, लेकिन बदली में कितना परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा? 5%। 5% पूरे पे नहीं, 10 लाख काट के बैलेंस। वही मैंने एग्जांपल दिया, डॉलर देके बदली में 12 लाख आ रहा है, तो 12 में से 10 लाख की तो छूट है ही, बैलेंस 2 लाख के ऊपर 5% आएगा। लेकिन इफ द रेमिटेंस इज फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस, और एजुकेशन पर्पस के लिए कोई रेमिट कर रहा है और वो कर्ज में डूब के कर रहा है, तो 0 टीसीएस। ये भी अमेंडमेंट है बाय द वे। पहले 0% नहीं था, 0.5% था, लेकिन अभी 0% ही कर दिया। बराबर है। इसमें टीसीएस डालना कितना गलत। बेचारा सोचो, एक बाप अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए इतने जुगाड़ कर रहा है, दुनिया भर से उधारी ले लेके बैंक से लोन ले रहा है, ये कर रहा है, इतनी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज रहा है, अब उसमें फॉरेन करेंसी डीलर उससे एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो गलत है ना। तो वो सोच के इसमें टीसीएस हटा ही दिया है। बाकी कोई जनरल पर्पस हुआ तो 20। जनरल पर्पस मतलब क्या? तू मुझसे डॉलर लेके गया, यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस इन फॉरेन कंट्री,
या फिर तेरा बिजनेस है, उधर बिजनेस के अंदर तुझे यूज करना है, तो जनरल पर्पस के लिए मुझसे कोई डॉलर लेके आएगा ना, तो छोड़ूंगा नहीं, 20% एक्स्ट्रा लेने वाला हूं। ये था 206C 1G। और सी, मेरी ड्राइंग में थोड़ा डिसेप्टिव चीज दिखाऊं क्या है? तो डिसेप्टिव लग गया मेरी ड्राइंग, ऐसा लग रहा है देखो क्या, कि फॉरेन करेंसी डीलर ने इसको डॉलर दिया, फिर वो आगे रेमिट कर रहा है। ठीक, कभी भी रेमिटेंस है ना बैंकिंग चैनल से होता है। रियल लाइफ में पता है कैसे ऑपरेट होता है? देखो, तुम मेरे पास आए डॉलर मांगने, मतलब आपको डॉलर चाहिए, क्यों चाहिए? तुमने बोला मेरे बेटे को मैंने फॉरेन में एमबीए की कोई कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, ओके आपको वहां भेजना है, हम भेज देंगे, बैंक खुद ही भेज देगी। आपको कितने डॉलर चाहिए? 4 लाख डॉलर चाहिए, हम भेज देंगे। कहाँ भेजना है? सैन फ्रांसिस्को भेजना है, हम भेज देंगे। ऐसे नहीं कि तुमको डॉलर हाथ में थमाएंगे फिर तुम भेजोगे। रेमिटेंस इज ऑलवेज थ्रू बैंकिंग चैनल। तो बैंक वाले ही बोलेंगे आपको 1 लाख डॉलर चाहिए ना, मिलेगा। 4 लाख डॉलर चाहिए, 10 लाख, जितने चाहिए मिलेंगे, लेकिन आपको क्या काम है, हम उधर पहुंचा देंगे। स्कूल में कॉलेज में भर्ती किया बेटे को, या फिर कोई हॉस्पिटल में भर्ती किया किसी को, हम लोग उधर ट्रांसफर करवा देंगे। तो उस डॉलर के बदले में जो रुपया आता है वो दे दे हमको। और रुपया भी 10 लाख छोड़ के जो ऊपर का उसमें एक्स्ट्रा टीसीएस देना पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू क्लेरिफाई कि ऐसे नहीं कि अपने के हाथ में डॉलर थमा देंगे फिर हम उसको भेजेंगे। वो भेजने का काम बैंक वाले ही करते हैं, इट इज ऑलवेज थ्रू बैंकिंग चैनल। बट एनीवेज, अपने को वो सब में ज्यादा गिरना नहीं है, तो खाली मैं एक्स्ट्रा नॉलेज से बता रहा हूँ। पॉइंट क्या है, फॉरेन करेंसी डीलर 10 लाख तक तो फ्रीली एक्सचेंज कर देगा, ऊपर एक्स्ट्रा टीसीएस लेगा वो। 206C 1G में है ना, 2 पार्ट है। ये पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 भी है इसका। उसमें क्या होता है, जो पैकेज टूर बेचते हैं ना, पैकेज टूर, वो लोग भी टीसीएस कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को अचानक शौक चढ़ा कि समर हॉलीडेज आ रहा है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप घूम के आता हूँ, लंदन घूम के आता हूँ, ऐसे 10-15 दिन का हॉलीडे मनाने का शौक चढ़ा। तो आजकल लोग क्या है, फॉरेन में हॉलीडेज के लिए आते हैं ना, तो उन लोग पैकेज टूर ले लेते हैं। पैकेज टूर में क्या है, एक टूर ऑपरेटर क्या बोलेगा, तेरे को यूरोप जाना है ना, डोंट वरी, तेरा टिकट भी मैं बुक कर दूंगा, तेरा होटल भी मैं बुक कर दूंगा, साइट सीइंग भी मैं कर दूंगा, तू मुझे खाली 25 लाख दे दे। तो कौन 25 लाख मांग रहा है? टूर ऑपरेटर तुझसे 25 लाख मांग रहा है, उसमें भी टीसीएस आएगा। कि बड़ा यूरोप जाने का शौक चढ़ा है, यूरोप यूरोप जाने के शौक कौन पालता है? अमीर लोग। और कितने अमीर लोग ब्लैक का पैसा रख के बैठे, टैक्स ही नहीं भरते। उनसे टैक्स निकलवाने का तरीका है। इससे टूर ऑपरेटर जब तुझे पैकेज टूर बेचेगा, तो जो भी उसकी प्राइसिंग होगी उसमें वो एक्स्ट्रा टीसीएस का लेकर है। कितना मालूम है? अगर तूने 10 लाख का पैकेज टूर बनवाया ना, तो 5%, 10 लाख के ऊपर 20%, बट इंक्रीमेंटल अमाउंट पे 20% आएगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में था ना, आपको यूरोप जाना है, आप 25 लाख रुपए दे दो, आपका यूरोप का पूरा बुकिंग वुकिंग सब साइट सीइंग सब कर दूंगा। 25 लाख में डील हुई ना, तो 25 लाख का ब्रेकअप करो। 25 तो मेरा एग्जाम्पल है, उसमें से फिक्स्ड 10 लाख के ऊपर 5%, बैलेंस कितना बचा? 15 लाख, उस पर 20%। तो अप टू 10 lakhs पे 5%, बैलेंस पे 20%, इतना मैं तुझसे एक्स्ट्रा लूंगा। ऐसे में तुझे पैकेज टूर 25 लाख में बेचने वाला था ना, लेकिन मैं तुझसे 25 लाख प्लस एक्स्ट्रा लूंगा। ओके, बट सी, ये पैकेज टूर हुआ। तो एक सेकंड पहले ये देख लो, फिर बताता हूँ कुछ पॉइंट था। टूर ऑपरेटर जब तुझे फॉरेन टूर का पैकेज है, बट फॉरेन टूर, कोई बोले नहीं हमको राजस्थान का टूर करना है, साउथ का टूर करना है, इंडिया के अंदर ही, वो तो मिडिल क्लास लोग भी जाते हैं यार। अमीर लोग के शौक क्या होते हैं? फॉरेन टूर। तो जब फॉरेन टूर का पैकेज हुआ ना, तो उसमें सेल प्राइस प्लस टीसीएस परसेंटेज क्या है, इधर देखो, अप टू 10 lakhs 5 और बैलेंस पे 20%। ये भी अमेंडमेंट है। पहले ये जो 10 लाख है ना, वो 7 लाख था। अब सी, ये टीसीएस है ना, पैकेज टूर पे आता है। पैकेज मतलब टूर ऑपरेटर तेरे लिए कम से कम 2 चीज करके देगा तो पैकेज होता है। जैसे टूर ऑपरेटर ने बोला तेरी मैं टिकट भी बुक कर दूंगा यूरोप की, और तेरा होटल भी बुक कर दूंगा, तो मिनिमम 2 चीज तेरे को मिलेगी तो पैकेज होता है। दैट मीन्स अगर मैं तेरे लिए खाली टिकट बुक करने का काम कर रहा हूं, आपको यूरोप जाना है, मैं आपकी टिकट बुक कर दूंगा। अब टिकट बुक करना इज नॉट अ पैकेज। पैकेज मतलब पैकेज 2 या 3 चीज साथ में करो। खाली टिकट बुकिंग का काम कर रहा है, मतलब यू आर गिविंग सिंगल सर्विस।
देन इट इज नॉट अ पैकेज टूर। तो मतलब इधर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं ना। मीन्स कभी भी यूरोप जाने का शौक चढ़ा है ना, तो एक ही टूर ऑपरेटर को सब काम मत दे दो कि मेरा फ्लाइट भी बुक कर दे, होटल भी बुक कर दे, ये कर दे। अपने को अलग अलग बंदे पकड़ने चाहिए। फ्लाइट की बुकिंग करवाने के लिए अलग एजेंट को पकड़ो, होटल बुकिंग के लिए अलग आदमी को पकड़ो, साइट सीइंग के लिए अलग आदमी को पकड़ो। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि तू खुद सेल्फ पे प्लान करके जा, तू एजेंट लोग से काम करवा फ्लाइट बुकिंग का, होटल बुकिंग का। लेकिन एक ही जन को सब कुछ दे देगा तो पैकेज बन जाएगा, और पैकेज बना तो महंगा पड़ेगा। पर महंगा मतलब क्या, टूर ऑपरेटर ही तुझसे एक्स्ट्रा लेगा, और टूर ऑपरेटर बोले मैं क्या करूं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, वो तो कोऑपरेट भी नहीं करेगा। इसे आजकल लोग के फॉरेन वॉरेन जाते हैं ना, या तो खुद सेल्फ बुकिंग कर देते, खुद ही बुक कर देते फ्लाइट वगैरह सब, या फिर खुद को नहीं करना है तो एजेंट को बोलेंगे तो एक ही काम देंगे एक एजेंट को, ताकि पैकेज ना बन पाए कहीं पर भी। तो ये 206C 1G था। फिर है ना, समरी देखो, मैंने तुमको क्या क्या पढ़ा है उनमें। 206C के 4 हिस्से पढ़ा है, 1, 1F, 1C, 1G। ओके, और ये पूरा समरी। और सी, इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद रखो। पहले पहले फुल फॉर्म बताओ ना क्या है। ये तेंदू लीव्स था, ये टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स था। फिर एएसएम में क्या था, अल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल्स। मिनरल्स कौन से, कोल एंड आयरन और, कोल एंड आयरन और। ओके, इसको मैं ऐसे रीड करता हूँ, टी टी आसाम, ये आसाम है, आसाम। आसाम में चाय अच्छी मिलती है ना, और आसाम मतलब अल्कोहल, स्क्रैप एंड मिनरल। फिर गाड़ी, कार वॉश, मतलब वॉश मेरा कीवर्ड है, वो लग्जरी गुड्स का, वॉच, सनग्लास वगैरह था ना वो। फिर ये लीज वाला था, राजू भाई पार्किंग वाला, टोल वाला, माइनिंग का धंधा करने वाला। फिर बाद में फॉरेन करेंसी था, कि फॉरेन करेंसी डीलर आपको डॉलर पाउंड दे रहा है तो बदली में या 20% एक्स्ट्रा लेगा, मेडिकल एजुकेशन पर्पज ऑफ 5%, वरना 0%। ओके, फिर फॉरेन टूर था ये। ओके, अब सुनो, ये पूरे को पता है याद कैसे करना चाहिए। ऐसे फील करो मैं सुबह सुबह उठ के गाना गा रहा था, और मेरा गाना देखो इधर कैसा है, टी असम 521, टी असम 521। ऐसे गाओ, ट्यून में याद रखना पड़ता है, टी असम 521। ये देखो, टी असम, चाय, सुबह सुबह चाय की तलब होती है ना, तो टी असम 521। ओके, फिर सुबह सुबह मैं गाना गा रहा था, फिर मैंने गाना गाते ही फोन उठाया, फोन किया मेरे दोस्त को बोला, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, एक एक एक। फिर उसको बोला दूसरा, दूसरा देखो, तू पार्किंग से निकल, स्क्रीन पर देखो, टोल भर और माइन पे मिल। और मैं दोस्त से बात करो, फील कर। दोस्त को बोला, देख दोस्त, एक तो तू, ये देखो, एक तो तू गाड़ी ले, और गाड़ी धो के निकालना, तेरी गाड़ी गंदी पड़ी रहती पूरे टाइम, कार वॉश। फिर दूसरा, दूसरा मतलब नंबर 2 आ गया, पार्किंग से निकल, टोल भर और मुझे माइन पे मिल। फिर सामने से दोस्त ने बोला, फिर क्या करेंगे, अरे फिर क्या, फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, ऐश करेंगे। अरे ये मेरा कॉन्वर्जेशन रहा दोस्त के साथ, इसको इस तरह से याद रखो। लेकिन कॉन्वर्जेशन के पहले मैं गाना गा रहा था अकेले अकेले सुबह उठ के। बीवी को बोला, अरे बीवी चाय दे, टी असम 521, टी असम 521। फिर फोन उठा के बोला, देख दोस्त, एक तो तू, एक बोल रहा हूं, एक में 1% फील हुआ कि नहीं, एक तो तू गाड़ी ले और गाड़ी धो के लेना, कार वॉश। दूसरा, पार्किंग से निकल, टोल भर, मुझे माइन पे मिल। फिर दोस्त बोला, फिर क्या करेंगे, फिर फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, ऐश करेंगे। सी, यहां तक तो है ना परसेंटेज के साथ याद हो गया अपना, टी असम 521, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा था ना। लेकिन इधर क्या है, परसेंटेज अपने को सेल्फ पे याद रखना पड़ेगा। मीन्स मेरी ट्रिक में खाली लास्ट में फॉरेन करेंसी लेंगे, फॉरेन टूर जाएंगे, उतना ही बोला था ना, परसेंटेज अपने को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये टीसीएस का पूरा समरी हो गया। अब सुनो, ये फॉरेन करेंसी के पॉइंट में ना एक चीज बतानी रह गई थी। ये देखो, ये फॉरेन करेंसी का ना, ये देखो, ये सीन देखो, लुक हियर। मैंने बता था, ये देखो, मैंने तुमको डॉलर दिया और बदली में मैं तुझसे रुपया ले रहा हूं। तो सुनना, एग्जाम्पल सुना, मैं कोई फॉरेन करेंसी डीलर हूं, मैंने तुम्हें डॉलर्स पाउंड्स दिए और बदली में खाली 7 लाख ही कैश लिया है, इंडियन रुपीज 7 लाख। तो इस पे टीसीएस आएगा? 10 लाख तक है ही नहीं ना।
तो मैंने डॉलर दिया, पाउंड दिया, जो भी दिया, लेकिन बदली में एक्सचेंज में इंडियन रुपीस कितना है, 7 lakhs, तो टीसीएस नहीं था। ये साल की शुरुआत में अप्रैल मई के महीने में हुआ था। ओके, और मान लो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा था, फिर सेम ईयर में तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए, उनसे भी बोला डॉलर दे दे, डॉलर दे दे, डॉलर दे दे, तो वो लोग ने डॉलर देके तुझसे रुपीस लिया। तो टेल मी, वो 10 lakhs का जो लिमिट है, इज इट एवरी टाइम यू डू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज? 10 lakhs का जो लिमिट है, इज इट एट द टाइम ऑफ एवरी करेंसी एक्सचेंज? नो, इट इज एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अरे ऐसे तो अगर एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर, तो क्या करेंगे लोग, आज बैंक ऑफ बड़ौदा से डॉलर ले लिया 5 लाख रुपए का, फिर किसी से वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया, फिर एचडीएफसी से ले लिया, सबसे करेंसी एक्सचेंज करवा रहे, लेकिन सबसे 10 लाख के अंदर। तो हर टाइम बड़ी शान से बोले हम तो 10 लाख से ज्यादा करेंसी एक्सचेंज करवाते ही नहीं है। तो भाई ये 10 लाख की लिमिट इज नॉट ईच ट्रांजेक्शन वाइज, इट इज एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और पता है रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट होता है, ये देखो, जैसे मान लो अपना अप्रैल टू मार्च साल है, तो अप्रैल के महीने में तुम बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे गए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तुझे डॉलर देके 7 लाख रुपया ले लिया था, ये अप्रैल में हुआ था ना। अब है ना, अप्रैल के बाद जून महीने में यू वेंट टू एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक से भी तूने डॉलर मांगा, और एचडीएफसी तुझसे 6 लाख रुपया लेने वाला है। तो एग्रीगेट करो, पहले 7 था बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू, अभी एचडीएफसी के थ्रू 6 लाख हो रहा है, और 7 और 6 तो 13 लाख हो जाएगा, 10 लाख क्रॉस हो रहा है। लेकिन वो एचडीएफसी को कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए वो फॉरेन करेंसी मांगने वाला जो आदमी है ना, उसको एचडीएफसी को पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, एचडीएफसी हम आपके पास जो डॉलर मांगने आए ना, वो सेकेंड टाइम आए, पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा के गए थे, मतलब अपने को पुराने सालों का चिट्ठा नहीं बताना, इस साल का। तो एचडीएफसी को मैं पेपर पे लिख के दूंगा, ऐसा पेपर फॉर्म भर के देना पड़ता है। I give an undertaking that dear HDFC, I am coming to you. This is second time in the year. First time we already gone to Bank of Baroda. We did currency exchange of 7 लाख। ये तुझे बताना पड़ेगा HDFC वालों को। फिर HDFC बोले ले तू 7 लाख ऑलरेडी करवा के बैठा है, और अभी हमसे तू 6 लाख के लिए आया है, तो तेरा 10 लाख का कोटा तो खत्म हो गया। 7 तो पहले ही हो गया था, अभी 6 में से 3 निकाल, और 3 बचा, तो वो लोग 3 लाख पे तुमसे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। मींस सेम ईयर में तू बार बार करेंसी एक्सचेंज करवा रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम तो दिक्कत नहीं है, सेकेंड टाइम तू कोई दूसरी बैंक के पास गया, तो याद रखना तुझे अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि मैं आपके पास सेकेंड टाइम आया हूं, थर्ड टाइम आया हूं, फोर्थ टाइम, जो भी है। जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है, फर्स्ट बैंक से तुमने खाली 2 लाख का करेंसी एक्सचेंज करवाया, दूसरे बैंक से 2 लाख का ही करवाया, तो 2 और 2 तो 4 ही हुआ है। फिर तीसरे बैंक के पास गए, उससे भी 2 लाख का करवाया। बैंक क्यों बोल रहा हूं कब से? ऑथोराइज डीलर जनरली बैंक्स होती है। ओके, तो हर बैंक के पास तू 2-2 लाख का ही करवा रहा है, लेकिन लास्ट में एक ऐसी बैंक थी ना, उधर तू 2 लाख मांगा, लेकिन तेरा पूरे साल का टोटल 10 lakhs हो रहा है, तो वो लोग टीसीएस कलेक्ट करेंगे तुमसे। तो ये रियल लाइफ में ऐसा करना जरूरी है। इन शॉर्ट 10 lakhs का लिमिट इज पर करेंसी एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन के एग्रीगेट ऑफ द ईयर, एग्रीगेट ऑफ द ईयर। ओके, एंड इट इज पर रेमिटर, पर रेमिटर, मतलब इधर प्लानिंग कर सकते हैं। एक बार तू तेरे नाम पे डॉलर लेके आ, फिर दूसरी बार अपनी वाइफ के नाम पे, अरे पर रेमिटर लिखा, लॉ में लिखा पर रेमिटर। तो एक आदमी का कोटा 10 लाख है साल का, तो अगर तुमको ज्यादा करवाना है तो अपने नाम पे करेंसी एक्सचेंज मत कराओ, यू कैन डू इट इन द नेम ऑफ अदर फैमिली मेंबर, क्योंकि एक जन का तो 10 लाख का ही कोटा है ना, तो दूसरा जन पैदा कर दो, पैदा कर दो मतलब किसी से ढूंढ के लाओ, वाइफ बेटे वगैरह को, उसको 10 लाख का अलग लिमिट मिल जाएगा। तो 10 lakhs इज फॉर द होल ईयर, बट पर रेमिटर, पर रेमिटर। ओके, तो ये 206C1G था। एनीवेज हो तो सभी गया था, खाली वो 10 लाख का मुझे क्लैरिटी देना था। इट इज नॉट पर ट्रांजेक्शन, इट इज एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर रेमिटर। तो ये हो गया, तो ये टीसीएस के मेन प्रोविजंस हो गए। फिर है ना, इसके भी कुछ जनरल नोट्स है ना। अब इसके जनरल नोट्स के मैंने टीडीएस के जनरल नोट्स का भी अलग से
वीडियो डालने का बोला हुआ है ना। तो टीडीएस का जनरल नोट जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। ओके, मैं इसमें डीपली नहीं घुस रहा, मतलब तुम लोग सेल्फ पे देख लेना, क्योंकि जनरली एग्जाम में क्या इसको लेके टेस्ट होता है। ये जो मैंने पढ़ा था ना, ये चीज टेस्ट होती है। ओके, रेगुलर बैच में तो डिटेल में कराना पड़ता है, लेकिन इधर मैं ये इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। हाँ, एक चीज समझ लो खाली, ये देखो, एक ये फर्स्ट पॉइंट देख लेना। चलो ये 2 पॉइंट देख लो, 2 पॉइंट स्टार्टिंग का काम का है, फर्स्ट 2 पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में क्या था ना, मैं ये देखो, इधर के राजू भाई, ये राजू भाई वाले एग्जाम्पल में अगर ये राजू भाई की जगह गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो देखो ये वाले ट्रांजैक्शन में जो मैं कह रहा था ना, टीसीएस आता है, टीसीएस आता है, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी होना इंस्टेड ऑफ राजू भाई मेक्स देम ऑर्गेनाइज्ड, makes them organized. See, राजू भाई एटसेट्रा टाइप लोग कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड, बट अगर ये राजू भाई की जगह मैं किसी गवर्नमेंट को ले लूं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी आ गई, तो फिर ये ट्रांजेक्शन में टीसीएस नहीं आएगा। ओके, तो ये एक जनरल पॉइंट है। तो इधर पता है लॉ में ऐसा लिखा, इफ द बायर, टेल मी राजू भाई कौन था? बायर था ना। अरे ये वाले ट्रांजेक्शन में ये तो बायर ही था ना। हाँ, लीज वाले ट्रांजेक्शन बायर वर्ड शोभा नहीं देता, लेसी। इफ द बायर और द लेसी, अरे लीज भी तो था ना। इफ द बायर और द लेसी, मतलब इन शॉर्ट मेरे एग्जांपल में राजू भाई इस गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो इसमें टीसीएस नहीं आएगा। ओके, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो सकती है, सी अपने नोट्स में गवर्नमेंट करके लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये मैं विशेष स्ट्रेस करके क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीए इंटर के पेपर में इन लोग ने एक बार पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसा माहौल बनाया था, विच इज एज गुड एज गवर्नमेंट ओनली। तो ट्रांजैक्शन में कौन सा पार्टी? सेलर पार्टी नहीं, बायर पार्टी, वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो टीसीएस नहीं आएगा। फिर एक और चीज, जैसे टीडीएस में था ना कि रांचीज वाले सेक्शन में अगर पे करने वाला स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस नहीं आता, रांचीज में था। वैसे इधर भी ये वाले ट्रांजैक्शन में इफ द सेलर इज सेलिंग टीटी आसाम एंड कार, टीटी आसाम एंड कार वॉश, तो उसमें टीसीएस नहीं आएगा अगर वो स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ है तो। बट इधर स्मॉल इंडिविजुअल, इसको देखना है। तो टीसीएस का कॉम्प्लायंस सप्लायर लोग करते हैं ना, सेलर लोग। तो जैसे टीडीएस का कॉम्प्लायंस कौन करता? पेयर। तो टीडीएस में पेयर को कब छूटती? रांचीज वाले सेक्शन में अगर स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वैसा ही पॉइंट इधर भी ले लो। इधर भी ये जो सेलर है ना, सेलर, ये अगर स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ निकला तो टीसीएस की आवश्यकता नहीं है। बट ये रूल पूरे टॉपिक में नहीं है, खाली टी आसाम और कार वॉश में। टेंडुलिव, टिम्बर, वो आसाम में क्या था, अल्कोहल, स्क्रैप मिनरल्स और कार वॉश, इन सब में अगर सेलर स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीसीएस नहीं आएगा। उसी जनरल नोट्स के मैं सारे पॉइंट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मेन 2 पॉइंट है ना, ये बहुत काम के है। ओके, इसका क्या सम्स में रेलेवेंस है, तो ये अपना टीसीएस समाप्त हो गया। ओके।